नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा एक नए धर्म सरना के रूप में मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। यह है कोनोकार्पस का वृक्ष। इस पर गुजरात राज्य सरकार द्वारा इसके रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बारे में जानेंगे। यह है सुंदरबन। यह जीरो कार्बन उत्सर्जन के बावजूद भी सुंदरबन क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहा है। इसके बारे में जानेंगे। इस नीचे है ग्रीन अमोनिया। हाल ही में मिस्र से ग्रीन अमोनिया का भारत में इंपोर्ट किया गया है तमिलनाडु के एक पोर्ट पर। तो इसके बारे में भी जानेंगे, ग्रीन अमोनिया के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। सरना धार्मिक कोड के बारे में दिया है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य में जो आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा जो सरना धार्मिक कोड है उसकी मान्यता देने को उन्होंने कहा कि ये जो सरना धार्मिक धर्म के रूप में जो मान्यता मांगी जा रही है, मांग चल रही है लगातार, उसको एक धर्म के रूप में मान्यता के लिए आग्रह किया है पत्र लिखकर झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगली जनगणना में एक अलग धार्मिक कोड के रूप में सरना कोड का अनुरोध आदिवासी समूहों के द्वारा लंबे समय से लगातार मांग की जा रही है कि जो अगला सेंसस होगा, अगले सेंसस में एक नए धर्म के रूप में सरना धार्मिक कोड के रूप में एक मान्यता उन्हें मिल जाए। ये लगातार उनकी चल रहा है। झारखंड विधानसभा ने 11 नवंबर 2021 को सरना धर्म कोड के एक प्रस्ताव को पारित कर दिया है और वो चिट्ठी लिखी है। आइए जानते हैं सरना धर्म के बारे में। सरना धर्म होता क्या है, धर्म होता क्या है, पहले धर्म के बारे में जान लेते हैं। धर्म एक जीवन जीने की एक कह सकते हैं शैली होती है, या एक जीवन जीने का अपना तरीका होता है। जो जिस धर्म को मानता है उस अनुसार अपने आप को, उसी रीति रिवाज को धीरे धीरे अपने आप को फॉलो करता है। तो ये जो आदिवासियों की परंपरा है, जो पारंपरिक परंपरा है, जो उनका ट्रेडिशन है, चाहे उनकी प्रकृति पूजक परंपरा हो, चाहे उनका पहाड़ों को पूजने की परंपरा हो, चाहे जल का संरक्षण की परंपरा हो, ये उनका एक अलग ट्रेडिशन है, एक अलग उनका कल्चर है। तो इसको एक धार्मिक रूप में मान्यता देने के लिए सरना धर्म कोड के बारे में सरना धर्म कोड की मांग लगातार की जा रही है आदिवासी समुदायों के द्वारा। ये पेड़ों पहाड़ियों की पूजा करते हैं, वन क्षेत्रों की रक्षा में विश्वास करते हैं। उनका पवित्र जो एक मोटो चलता है, जल जंगल जमीन, उसकी सुरक्षा उनका काम है, क्योंकि मानते हैं कि उन्हीं से उनकी आजीविका चलती है। झारखंड में अधिकांश आदिवासी समुदाय द्वारा सरना धर्म का पालन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, झारखंड में अधिकांश आदिवासी समुदाय द्वारा इस धर्म का पालन भी किया जाता है। सरना धर्म के पार्ट के रूप में एक त्यौहार मनाते हैं ये लोग, सरहुल त्यौहार। झारखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है, इसी धर्म से संबंधित ये त्यौहार है जिसका नाम है सरहुल त्यौहार। ये झारखंड में मनाया जाता है। तो आइए किस किस राज्यों में सरना धर्म को फॉलो करने वाले आदिवासी समुदाय हैं इसके बारे में फोकस करते हैं। कुछ बिहार में है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे अधिक जो आबादी है वो है झारखंड में। 2011 के सेंसस में अन्य धर्म बताने वाले देश भर में 80 लाख लोग थे। 80 लाख लोगों ने एक अलग ही धर्म बताया, जिसमें से 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने सरना धर्म को अपना धर्म बताया। वो न हिंदू बताया न कोई और धर्म बताया। 50 लाख से ज़्यादा लोग सरना धर्म को अपना धर्म बताया, जिसमें 42 लाख लोग अकेले ही झारखंड में सरना धर्म का पालन करते हैं। तो याद रखिएगा सरना धर्म की मांग कहाँ उठ रही है। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी डिमांड की गई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने सरकार से अटल पेंशन योजना के तहत जो गारंटीकृत पेंशन राशि को बढ़ाने का इन्होंने अनुरोध किया है कि जो पेंशन राशि मिलती है उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि चिंता इस बात की है कि मौजूदा राशि संभावित जो ग्राहक है उसको आकर्षित नहीं कर रहे हैं, ताकि लोग अधिक से अधिक इस बीमा में भाग ले सके। अटल पेंशन योजना में, अटल पेंशन योजना क्या है? अटल पेंशन योजना एक अंशदायी योजना है जो असंगठित क्षेत्र को टारगेट करती है। जो इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना। तो अटल पेंशन योजना में होता क्या है, अगर व्यक्ति 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो कुछ पैसा वो डोनेट करता है, मतलब बैंक में बीमा के थ्रू जमा करता है। जब वो 60 वर्ष का हो जाता है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तब उसे पेंशन के रूप में हर माह 1000 रुपये से जितनी उसकी इनकम हो चुकी है, 1000 से 5000 के बीच में उन्हें
प्रति माह मिलता है। तो अभी जो राशि है ये कम मिल रही थी, तो इसको जो पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण है इसने कहा है कि इस राशि को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में इसके नियामक के बारे में जान लेते हैं, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के बारे में। तो यह पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय मतलब संसद के द्वारा एक कानून बनाकर इसे पारित किया गया। भारत के पेंशन क्षेत्र को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना 2013 में पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण एक अधिनियम द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ग्रीन अमोनिया के बारे में दिया है, तो इसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में भारत के तमिलनाडु राज्य में एक बंदरगाह है जिसका नाम है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण से। वहीं पर मिस्र यानी इजिप्ट, वहाँ से ग्रीन अमोनिया के कंटेनरों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। मतलब वहाँ पर सफलतापूर्वक ये जो ग्रीन अमोनिया है वहाँ का कंटेनर उतारा गया है तमिलनाडु के बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आसानी से। तो इस अमोनिया के बारे में जान लेते हैं कि ग्रीन अमोनिया, ब्लू अमोनिया और ब्राउन अमोनिया होता क्या है विशेष। सबसे पहले तो ग्रीन अमोनिया की बात करते हैं। तो ग्रीन अमोनिया में जब इस अमोनिया को कहते हैं, जब अमोनिया को बनाने में सस्टेनेबल एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वाटर इलेक्ट्रोलिसिस हो, चाहे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन ईंधन, इन जैसे स्वच्छ ईंधनों का नवीकरणीय ईंधन का इस्तेमाल करके जब हम अमोनिया का उत्पादन करते हैं जिसमें जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है, तो इस प्रकार से जो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है तो उस अमोनिया को बोला जाता है ग्रीन अमोनिया। उस अमोनिया को ग्रीन अमोनिया बोला जाता है। वहीं ब्लू अमोनिया क्या होती है, ब्लू अमोनिया में कहते हैं फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन से, अगर हम अमोनिया का उत्पादन करने में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ कार्बन भी रहता है तो लो कार्बन उत्सर्जन होता है। मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन होता है, चाहे लोही की हो, कार्बन का उत्सर्जन होता है। तब इस प्रकार से जो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है उसे ब्लू अमोनिया कहा जाता है। वहीं अगर जीवाश्म ईंधन का, हम ऐसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं अमोनिया के उत्पादन के लिए जहाँ पर हाई कार्बन का उत्सर्जन किया जाता हो, जहाँ पर जो कार्बन की मात्रा है अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है अमोनिया के उत्पादन करने में, तो उसे बोलते हैं ब्राउन अमोनिया। तो सबसे खतरनाक हो गया ब्राउन अमोनिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिसे भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में याद किया जाता है या माना जाता है। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये इसलिए चर्चा में आ गए। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में इन्हीं के द्वारा की गई। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए भारत में खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए। 1925 में इनका जन्म हुआ है, 2023 में हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनके बारे में एक फोकस डालते हैं। 1925 में यानी आज़ादी से पहले कुंभकोणम मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। और वहीं 1940 में प्राणी शास्त्र और कृषि में उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। 1947 से 49 के बीच में ये कृषि अनुसंधान संस्थान में शामिल हो गए। और फिर 1954 में गेहूं पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ इन्होंने सहयोग किया। 1979 से 1982 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया। 1982 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के इन्हें महानिदेशक बना दिया गया। वहीं 1987 में बात करें तो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। इनकी उपलब्धियों को याद रखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे इंपॉर्टेंट। 1988 में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई। 2002 में पगवास सम्मेलनों के अध्यक्ष इन्हें चुना गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। 2007 से 13 के बीच में ये राज्यसभा में अपनी सदस्यता दी। महिला किसान बिल पेश किया गया इन्हीं के द्वारा। तो ये था इनके बारे में, स्वामीनाथन के बारे में। कुछ और भी है इनके बारे में जान लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, जिसे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। वहीं MS स्वामीनाथन को इन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति में नॉर्मन बोरलॉग के साथ MS स्वामीनाथन ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे विशेष रूप से गेहूं चावल के उत्पादन में बढ़ावा मिला। बोरलॉग को हरित क्रांति में विशेष योगदान देने के लिए इन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नॉर्मन बोरलॉग को भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में एक फोकस डालते हैं। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था बड़े पैमाने पर।
खाद्य संकट पैदा हो गए थे, जिससे 4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़ी मृत्यु हुई थी 4 मिलियन लोगों की। स्वतंत्रता के बाद भारत ने खेती के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जनसंख्या वृद्धि ने खाद्य उत्पादन को पीछे छोड़ दिया। 1949 और 1965 के बीच में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद भारत 1950 के दशक के मध्य में भोजन की कमी का सामना कर रहा था। भारत पश्चिमी देशों से रियायत दर पर खाद्य आयात पर निर्भर था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 1960 के दशक में हरित क्रांति को भारत में लागू किया। वो काफ़ी हद तक सफल रहा। आगे बढ़ेंगे। लिथियम आयन बैटरी, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। लिथियम आयन बैटरी की आग, हालांकि अपेक्षाकृत लिथियम आयन बैटरी में आग दुर्लभ ही लगती है, जल्दी आग लिथियम आयन बैटरी में नहीं लगती है। यदि लग जाती है तो ये लंबे समय तक काफ़ी तेज आग होती है, लंबे समय तक काफ़ी तेज आग होती है। हालांकि जो लिथियम आयन बैटरी है इसमें स्वतः आग नहीं लगती है, कोई बाह्य कारक, किसी बाहरी शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी प्रकार से आग फैलती है तब लिथियम आयन बैटरी में लगती है आग, अन्यथा नहीं लगती है। लेकिन इसे बुझाना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि ये पानी से नहीं बुझती है, पानी से यह नहीं बुझती है। पानी से अगर इसे बुझाने की कोशिश की जाती है तो ये और भी लवक के साथ तेज से फैलना शुरू करती है, आग और भी भड़क जाती है और उसके साथ साथ जो ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस है वो उत्पादन करना शुरू कर देती है। तो इसे बुझाने के लिए विशेष प्रकार के जो अग्निशामक संयंत्र होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है लिथियम आयन बैटरी को बुझाने के लिए। इन आग के परिणाम में होता क्या है, जब लिथियम आयन बैटरी में अगर आग लग ही जाती है तो इससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसी जहरीली गैसों का निकलना शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक पेड़ है, वृक्ष है जिसका नाम है कोनोकार्पस। यहाँ पर देखिए वृक्ष का कोनोकार्पस। भारत में गुजरात राज्य सरकार ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की वजह से ये जो वृक्ष है कोनोकार्पस का, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इसका रोपण नहीं किया जाएगा। इस वृक्ष का ये नुकसान किस प्रकार से करता है, नुकसान इस प्रकार से करता है कि अगर इसका पराग भी होता है, परास भी होता है, अगर इसका परासरण होता है पराग के द्वारा भी, तो ये मानव स्वास्थ्य पर चाहे सर्दी हो, खांसी हो, अस्थमा हो, एलर्जी जैसी बीमारियों को ये जन्म देता है। इसकी जड़ें भी काफ़ी गहरी होती हैं, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, जिससे जल निगम की पाइपें हो या दूर संचार की लाइनें हो उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। कोनोकार्पस इरेक्टस, जिसे आमतौर पर बटनवुड या बटन मैंग्रोव के रूप में जाना जाता है, बटन मैंग्रोव के रूप में इसे जाना जाता है। एक मैंग्रोव झाड़ी है जो दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। और भारत राज्य में और भी राज्य, कुछ लोग रोड के किनारे किनारे भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे, हालांकि गुजरात राज्य द्वारा इसे प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट, सुंदरबन के बारे में जानेंगे, चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए सुंदरबन है, सुंदरबन बना कैसे है। सुंदरबन यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों नदियों के संगम से जो डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है, उस डेल्टाई मैदान में झाड़ियाँ भी उत्पन्न हुई है, उसे सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरबन भारत के हिस्से में भी है और उसके बाद बांग्लादेश के हिस्से में है सुंदरबन। तो भारत और बांग्लादेश दोनों की सुंदरबन को मिलाकर संयुक्त रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। यह जीरो कार्बन उत्सर्जन के बावजूद भी क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है। कार्बन उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान देने के बावजूद यह सुंदरबन चक्रवात हो, चाहे समुद्र स्तर में वृद्धि हो, चाहे वहाँ मजबूरन वहाँ प्रवास करना पड़ रहा हो, ये सब सारी चीज़ों का ये सामना करना इसे पड़ रहा है। तो ये इसलिए चर्चा में आ गया था। भारत में सुंदरबन इसका सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक क्षेत्र। भारत में अगर पारिस्थितिक क्षेत्र की बात किया जाए मैंग्रोव वन की, भारत में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन होता है, भारत का जो सुंदरबन वाला एरिया है, डेल्टाई एरिया है, उसमें भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं। वहीं पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में बांग्लादेश का जो सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है, बांग्लादेश का जो सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगर भारत का जो सुंदरबन है वो भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात की जाए तो जो बांग्लादेश के हिस्से में सुंदरबन है, सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन वेटलैंड भी है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी है और बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल है। यह दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहाँ बाघ रहते हैं, ध्यान रखिएगा।
ये दुनिया का एकमात्र सुंदरबन है, यानी कि मैंग्रोव वन है, जहाँ पर क्या रहते हैं, बाघ रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।